So this is lecture number first of electromagnetic waves, and in this lecture we are going to start with electromagnetic waves. We will learn some important concept and we will solve some important questions based on that concept. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सुनिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और ये जो दोनों परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से, और ये दोनों परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिसको हम डीओपी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन होता है वो होता है बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय सी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो बी नॉट है, ई नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू है। क्या है? पीक वैल्यू। आप एसी में अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ के आए हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ई आर एम एस को हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है। ये पीक वैल्यू, ये आर एम एस वैल्यू। तो मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में आरएमएस वैल्यू दे दे और पीक वैल्यू पूछे तो आप रूट टू से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर आप इसका वैल्यू इस फॉर्मूले में रखिएगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। इसका क्या मतलब है? ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब है, आपने ट्रांसवर्स वेव पढ़ा होगा। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो बेसिकली वेव है, मान लीजिए वेव इधर मूव कर रहा है, वेव का जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का, जो प्रोपेगेशन है वेव का वो इधर है, तो जो मीडियम होगा, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे उसका जो प्रोपेगेशन होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से। तो इस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बुलाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। अच्छा, सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड, कैन बी पोलराइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जब वो प्रोपेगेट करता है तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपेगेशन के लिए, और इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम नॉन मैकेनिकल वेव बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव बुलाते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आया? अच्छा, अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इतना समझ में आया? अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड की बात करते हैं वैक्यूम में, तो हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो वो स्पीड होता है c 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और c तो आपको पता है c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये दोनों का जो फेज होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम फेज होता है इस दोनों का। सेम फेज कहने का क्या मतलब है? दोनों एक साथ जीरो होगा, दोनों एक साथ मैक्सिमम होगा। इसलिए हम बुलाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
दीज बोथ आर इन द सेम फेज। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमेशा हमेशा इसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इसको ई क्रॉस बी से देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको हमेशा ई क्रॉस बी से दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आया है तो थोड़ा सा मैं आपको वेक्टर का फंडा सिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आई है, जे है, के है, तो आप अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो आपको के मिलेगा, जे क्रॉस के करिएगा आपको आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करिएगा तो जे मिलेगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो सब पॉजिटिव लेना है। लेकिन आई क्रॉस जे करिएगा आप कैसा गए, सॉरी, अगर आप क्लॉकवाइज जाइएगा आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तब क्लॉकवाइज जाने पे आपको पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो नेगेटिव आएगा। क्या मतलब है, आई क्रॉस जे करिएगा तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपको प्लस के मिलेगा, के क्रॉस आई करिएगा तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपको प्लस जे मिलेगा। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल गए आई क्रॉस के तो आपको माइनस जे मिलेगा, जे क्रॉस आई आपको माइनस के मिलेगा। ठीक है, और इस फंडा को यूज करके और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने के लिए हमेशा आप ई क्रॉस बी करिएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप में और बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो है आपका जे कैप में, तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो अब अभी मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ई क्रॉस बी से देंगे। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हुआ है जे कैप, ई है आई कैप। अब आप बताइए आई में आप किसका क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा कि जे मिलेगा, आई में किसका क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो जे मिलेगा, के का करिएगा और प्लस जे लाना है आपको, प्लस जे लाना है आपको। तो क्या करिएगा, अगर आप करते हैं आई क्रॉस के, मान लीजिए आप कर रहे हैं आई क्रॉस के, मान लेते हैं आई क्रॉस के, तो आप उल्टा जाइएगा तो आपको माइनस जे मिलेगा। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, आई क्रॉस माइनस के करिएगा तब आपको प्लस जे मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है मान करके। जैसे मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका जे कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड वो आपका के कैप में है। तो बताइए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, आपको पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ई क्रॉस बी से देते हैं। ई बताइए किधर है, जे कैप में, बी बताइए किधर है, के कैप में। तो जे क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पॉजिटिव लेना है, जे क्रॉस के आपको आई देगा तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया आई कैप। वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है माइनस के कैप और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है प्लस जे कैप। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो अगेन सेम फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है, माइनस के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जे कैप। तो बताइए जे में क्या क्रॉस करिएगा तो के मिलेगा। जे में अगर आप आई क्रॉस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप उल्टा जाइएगा, उल्टा जाइएगा तो जे क्रॉस आई तो माइनस के मिलेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सो जे क्रॉस आई करिएगा तब के मिलेगा। लेकिन आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आपको प्लस के मिलना चाहिए, क्योंकि आई क्रॉस जे करिएगा तो प्लस के मिलना चाहिए। लेकिन हमें आई चाहिए माइनस के में, हमेशा ई क्रॉस बी होगा। तो यहाँ आप माइनस आई लीजिएगा तभी माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप वो आपको माइनस के कैप देगा। तो आंसर इसका आ जाएगा माइनस आई कैप। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2011 में आया था नीट में। क्वेश्चन बोला है कि बेसिकली जो वेव है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो है प्लस जेड एक्सिस में। ठीक है, तो आपको बताना है कि ई वेक्टर किधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर होगा। तो अब आप देखिए,
अगेन आप यही फंडा यूज करिए। आपको प्लस के कैप चाहिए, प्लस जेड मतलब प्लस के कैप, तो प्लस के कैप कब मिलेगा, जब आप प्लस आई प्लस जे करिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है ई क्रॉस बी वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आई लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको जे के लेना पड़ेगा, तभी आप आई क्रॉस जे करिएगा तो आपको प्लस के, प्लस जेड मतलब प्लस के। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 में आया था। आपको क्वेश्चन में बोला है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है प्लस आई कैप में। किस में है, प्लस आई कैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है प्लस जे कैप में। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो आप फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज ई क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा देखिए, डीओपी है आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है जे कैप। अब बताइए जे में क्या क्रॉस करेंगे कि आई मिलेगा। जे में आपको एक तो पता है, आपको चाहिए आई कैप, ठीक है। तो आप बताइए जे क्रॉस के करिएगा, जे क्रॉस के करिएगा, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपको प्लस आई मिलेगा, और वही तो चाहिए प्लस आई, प्लस आई है तो जे में क्या करिएगा, के क्रॉस करिएगा तभी आपको प्लस आई मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपका प्लस के कैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2017 में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको ERMS क्वेश्चन में गिवन है वो है 6 वोल्ट पर मीटर, और आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू बताइए। बी नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको बताना है। तो आप क्या करिएगा, आपके पास ERMS है तो ERMS को हम लिख सकते हैं E नॉट अपॉन √2। तो यहाँ से आप E नॉट निकाल लीजिएगा, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट में फॉर्मूला बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से देखिए ई नॉट आ जाएगा इस फॉर्मूले से, बी नॉट आपको निकालना है, सी होता है 3 × 10⁸, आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा टेस्ला में। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए, क्लास 11 में एक चैप्टर होता है वेव मोशन। तो आइए मैं आपको कुछ वेव मोशन का फंडा सिखाता हूँ। वेव मोशन में आप जो इक्वेशन पढ़ते थे वो होता था y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बताइए ओमेगा को क्या बुलाते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को लिखते हैं 2πf या 2π/t, ये लिखते हैं। के को बुलाते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, या इसको वेव वेक्टर भी बुलाते हैं, और के का वैल्यू होता है 2π/λ, या पढ़ के आए हैं 2π/λ। और जो वेव का वेलोसिटी है वो लिखते हैं ओमेगा बाई के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो v = ω/k। अच्छा अब आप ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपको निकालना है कि वेव किधर ट्रैवल कर रहा है, और आपके पास इक्वेशन दे दिया y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तब आप ध्यान से देखिए, अगर साइन अपोजिट होगा, क्या बोला मैंने, साइन अपोजिट होगा तो वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन y = a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, अगर साइन सेम हो गया, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव, अगर साइन सेम हो गया तो वेव माइनस एक्स में जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, इसको हम यूज करेंगे कि साइन अपोजिट हुए तो वेव प्लस एक्स में, साइन सेम हुए तो वेव माइनस एक्स में। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको बोला है E = E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड दिया है, तो इस जेड का मतलब है कि वेव तो जेड डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको बताना है वेव प्लस जेड में जा रहा है या माइनस जेड में। अब आप देखिए साइन अपोजिट हो गया, तो साइन अपोजिट हो गया तो प्लस डायरेक्शन में, और जेड है तो प्लस जेड में जाएगा वेव। साइन अपोजिट तो प्लस में, साइन सेम तो नेगेटिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोल दिया b = b नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के जेड, ओमेगा टी प्लस के जेड। जेड देख के पता चल गया कि वेव जेड में जा रहा है,
अब आपको बताना है प्लस जेड में या माइनस जेड में। तो देखिए साइन सेम है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वेव माइनस जेड में जाएगा। ये फंडा आप याद रखिएगा। अच्छा, अभी हम वैक्यूम में पढ़ के आए हैं कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो होता है 1/√μ0ε0। लेकिन अगर हम मीडियम की बात करते हैं मीडियम में, तो मीडियम में सी के जगह वी लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव, वो हो जाएगा 1/√μ × और आपको पता है म्यू क्या है, मीडियम में परमिटिविटी है ना, और म्यू को लिखते हैं μr × μ0, और सिमिलरली एप्सिलॉन को लिखते हैं ε0 × εr, ऐसा लिखते हैं। ε0 क्या है, फ्री स्पेस का, और एप्सिलॉन क्या है, मीडियम का। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस दोनों को आप यहां डालिए, तो v को क्या लिख सकते हैं 1/√μr μ0 ε0 εr। अब आप क्या करिए, μ0 और ε0 को अलग करके लिख लीजिए, तो वो ये आ जाएगा 1/√μr ε0 इंटू 1/√μ0 ε0। अब आप देखिए 1/√μ0 ε0 ये c के बराबर है, तो क्या इसके जगह पे हम c लिख सकते हैं? तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम वो आ जाएगा c/√μr ε0। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक और फंडा सिखाता हूँ, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते थे तो मैग्नेटिज्म में आप डायमैग्नेटिक के लिए आप पढ़ते थे कि μr जो होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो <1 होता है बट <0 होता है। पैरामैग्नेटिक के लिए μr जो होता है वो <1 होता है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए μr जो होता है दैट इज वेरी मच <1। तो ये फंडा याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले में मान लीजिए आपसे पूछा क्वेश्चन में कि अच्छा इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 ε0 टू द पावर -½ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो आपसे पूछ दिया बताइए इसका आपको डायमेंशन बताना है, तो बताइए इसका डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, और स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन होता है l t टू द पावर -1, तो इसका डायमेंशन भी यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास आया था 2011 में। जैसे आप इस फॉर्मूले को देखिए v = c/√μr ε0, ये क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोला कि μr आपको गिवन है 1, εr आपको गिवन है 1.44, और बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि वेलोसिटी बताइए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो c के जगह पे हम 3 × 10⁸ डालेंगे, और μr के जगह पे आपकी गिवन है, εr के जगह पे गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है E = 2.5 sin 2π × 10⁻60 - π × 10⁻12x। आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी बताइए, लैम्डा बताइए, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताइए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, पहले तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताइए। साइन अपोजिट है यानी कि +x में जा रहा है क्योंकि x डायरेक्शन है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखिए जो t के साथ है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा को लिखते हैं 2πf, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू डालिएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अच्छा x के साथ जो है उसको k बुलाते हैं, और k होता है 2π/λ, तो यहाँ k की वैल्यू ये डालिएगा, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2012 में आया था। आपके पास इक्वेशन है E = 40 cos kz - 6 × 10⁸ आपसे पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में जा रहा है, तो आपसे पूछा है k बताइए। आपको पता है वेलोसिटी होता है ω/k, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, या x के जगह पे z है। ठीक है, तो v = ω/k, k ही आपको बताना है, तो k हो गया ω/v। ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 6 × 10⁸, और बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में जा रहा है, और वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है 3 × 10⁸, तो आपके पास आंसर आ जाएगा k का। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम आपको पता है 7 तरीके का होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। आपको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा।
आप रेडियो वेव से गामा रेस में जाइएगा तो वेवलेंथ तो डिक्रीज करता है, रेडियो वेव से गामा रेज जाइए वेवलेंथ तो डिक्रीज करता है पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। और विजिबल लाइट जो होता है उसको विवग्योर बुलाते हैं, उसका जो वेवलेंथ का रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, और हमारा जो आई है वो इसी को सेंस करता है, तो आवर आई इज सेंसिटिव टू दिस वन। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इन सब का जो स्पीड होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। सिर्फ चेंज किस में होगा, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। सो ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ ऑल आर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओनली चेंज इज इन लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखिएगा, रेडियो वेव का लैम्डा सबसे ज़्यादा, गामा रेज का लैम्डा सबसे कम। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये सन है, मान लीजिए दिस इज सन। तो सन से जो जितने भी लाइट आते हैं उसमें यूवी रेज भी होता है। तो ये यूवी रेज क्या होता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में आपको पता है ओजोन लेयर होता है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, इस यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अर्थ पे नहीं पहुंचता है, जिसके कारण से यूवी रेज जो है बेसिकली बहुत डेंजरस होता है क्योंकि वो बहुत सारा डिजीज कॉज कर सकता है। इसलिए ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है माइक्रोवेव का, आपने माइक्रोवेव यूज किया होगा घर में। माइक्रोवेव में हम जो भी खाना है उसको हीट करते हैं, खाना गर्म करते हैं। तो माइक्रोवेव कैसे काम करता है वो सुनिए। देखिए माइक्रोवेव में जब आप कोई फूड रखिएगा तो आपको पता है फूड में वाटर होता है। अच्छा, इस वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, जिसके कारण से ये वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे। अब जैसे ही आपने माइक्रोवेव को ऑन किया तो इस माइक्रोवेव में आपको पता है इस माइक्रोवेव के पास कुछ एनर्जी होगा, है ना। इस माइक्रोवेव में इस बेसिकली ये जो माइक्रोवेव है वेव है तो उसके पास कुछ अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। अब जैसे ही ये माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करेगा वाटर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच किया तो आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन आएगा और रेजोनेंस कंडीशन पे एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांसफर होता है। और ये मैक्सिमम ट्रांसफर जो होगा एनर्जी का वो कहाँ से कहाँ होगा, माइक्रोवेव से वाटर के मॉलिक्यूल में। तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी था वो अब बढ़ जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल हीट हो जाएगा, जिसके कारण से आपका फूड जो है वो हीट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है माइक्रोवेव का, तो इसको लिख लेते हैं। सो in microwave oven, when frequency of microwave matches with the frequency of water molecule, then in case of resonance maximum energy is transferred to the food item containing water molecule and food items get heated up। ठीक है, अब आप एक कॉन्सेप्ट सुनिए, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये हमारा सन है। तो सन से जो भी रेडिएशन आता है वो क्या करता है, अर्थ से टकराता है, अर्थ से टकराता है और वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये जो सन से जो रेडिएशन आया अर्थ से टकराया और वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होता है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके फॉर्म में, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। तो जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो अर्थ, आपको पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस होते हैं, CO2 होता है, मीथेन होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये गैस क्या करता है, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हीट होता है। इसी को बुलाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे एक और वर्ड आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, एक तो नॉर्मल जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैस का कॉन्सेंट्रेशन है जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण से अर्थ हीट है। लेकिन मान लीजिए इस गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो जो पहले थोड़ा सा रेडिएशन बाहर चला भी जा रहा था एटमॉस्फेयर से वो सब अब एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है इस गैस के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज के कारण। इसलिए इसको बुलाते हैं ग्लोबल वार्मिंग।